सोशल मीडिया छोड़ना है, खान की सपोर्ट छोड़नी है, गायब होना है 6-8 महीने और अकाउंट्स अपने डीएक्टिवेट करने हैं वगैरह वगैरह। तो और फिर क्या होगा? और फिर अभी जाएगी, यहाँ थाने से घर जाएगी अभी। राइट। तो मैंने उनको कहा पापा मैंने कहीं आग नहीं लगाई, मैं घर के अंदर नहीं गई, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने नहीं किया था। मुझे पता था कि चाहे आप उल्टे लटक जाएं, चाहे मेरे पे 150 केस करें, चाहे मुझे 150 बार गिरफ्तार करें, आप कुछ नहीं साबित कर सकेंगे क्योंकि मुझे तो पता था ना मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने अपने अब्बू को कहा जो चीज़ मैंने की नहीं उसकी माफ़ी मैं किसी कीमत नहीं मांगूंगी। मैं क्यों मांगूँ? अगर आप मुझे कहेंगे जी इस लीडर को सपोर्ट करिए, ये हमें पसंद नहीं, आप अपने पास रखें अपनी पसंद, मुझे पसंद है वो मेरी मर्जी। आप मुझसे रीज़न पूछें मैं 100 दूंगी, पर नहीं देती। मेरी मर्जी, मुझे ऐसे बगैर वजह के पसंद है। आप कैसे मुझे डिक्टेट कर सकते हैं मेरी पसंद नापसंद में? देखिए हमसे ये तक सवाल हुआ इन्वेस्टिगेशन में, देखें इदारों से नफरत की वजह क्या है। पहली बात तो ये कि इदारों से नफरत है नहीं, दूसरी बात ये अगर हो तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? नफरत मोहब्बत ऐसी चीज़ आप किसी को उस पर डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई तुम्हें ये पसंद नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये पसंद होना चाहिए। उस पर मैंने कहा था कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है, कोई ARY का कोई जियो का कि आप लड़की किडनैप कर लें और फिर कहें ज़बरदस्ती अब तुम्हें जो है ना पसंद होना चाहिए। भाई रियलिटी है, रियल लाइफ है। और पसंद तो वैसे भी दिल की बात है ना, दिल की मर्जी है। दिल की चीज़ों पे वैसे ही कोई रीजंस नहीं चाहिए होते, कोई आपको जस्टिफिकेशन नहीं देने की ज़रूरत है कि क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, चलो ऐसे ही पसंद है, बगैर वजह पसंद है। मेरे अब्बू ने पहले दिन जब हमें इन्होंने चूंग थाने में मिलवाया मेरे अब्बू से, तो मेरे अब्बू ने कहा कि ये कंडीशंस होंगी, इस तरह करना पड़ेगा, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, ये सारा सपोर्ट छोड़नी पड़ेगी, अकाउंट्स डीएक्टिवेट ये वो करके। तब मैं पहली दफ़ा रोई थी। मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने कहीं आग नहीं लगाई हुई, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। होल्ड ऑन, व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपके वालिद ने आपको मैसेज दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोली डिफाइन करें। क्योंकि उनके पास ये मैसेज आया था कि जी सोशल मीडिया छोड़ना है, खान की सपोर्ट छोड़नी है, गायब होना है 6-8 महीने और अकाउंट्स अपने डीएक्टिवेट करने हैं वगैरह वगैरह। तो और फिर क्या होगा? और फिर अभी जाएगी, यहाँ थाने से घर जाएगी अभी। राइट। तो मैंने उनको कहा पापा मैंने कहीं आग नहीं लगाई, मैं घर के अंदर नहीं गई, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। और मैं रोना शुरू हुई और मेरे पापा ने मुझे कहा कि मेरी शहजादी रो क्यों रही है, मेरी बेटी ने नहीं मांगनी माफ़ी। मैंने कहा नहीं मांगनी। पापा ने कहा ख़त्म बात, बस फिर अब हम लड़ेंगे, ये लड़ाई लंबी होगी लेकिन फिर अब हम लड़ेंगे। तो क्या ये जब पैगाम आया और आपने ये फैसला किया कि माफ़ी नहीं मांगनी, इसकी बुनियाद ये थी कि आप हकीकतन ये समझती हैं फ्रॉम द डे वन कि आपने वाकई कुछ नहीं किया जिसकी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया। अगर तो मैंने कहीं देखें, अगर तो मैंने किसी को कहा होता कि भाई जाएं आप अंदर जाएं, इनको आग लगा दें, जाएं तोड़ फोड़ करें, या मैं खुद गई होती तो मुझे पता होता, मैं कहती कि पापा मैंने ये किया, प्लीज़ मुझे किसी तरह बचा लें। मैंने नहीं किया था। मुझे पता था कि चाहे आप उल्टे लटक जाएं, चाहे मेरे पे 150 केस करें, चाहे मुझे 150 बार गिरफ्तार करें, आप कुछ नहीं साबित कर सकेंगे क्योंकि मुझे तो पता था ना मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने अपने अब्बू को कहा जो चीज़ मैंने की नहीं उसकी माफ़ी मैं किसी कीमत नहीं मांगूंगी। मैं क्यों मांगूँ? अगर आप मुझे कहेंगे जी इस लीडर को सपोर्ट करिए, ये हमें पसंद नहीं, आप अपने पास रखें अपनी पसंद, मुझे पसंद है वो मेरी मर्जी। आप मुझसे रीज़न पूछें मैं 100 दूंगी, पर नहीं देती। मेरी मर्जी, मुझे ऐसे बगैर वजह के पसंद है। आप कैसे मुझे डिक्टेट कर सकते हैं मेरी पसंद नापसंद में? देखिए हमसे ये तक सवाल हुआ इन्वेस्टिगेशन में, देखें इदारों से नफरत की वजह क्या है। पहली बात तो ये कि इदारों से नफरत है नहीं, दूसरी बात ये अगर हो तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? नफरत मोहब्बत ऐसी चीज़ आप किसी को उस पर डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई तुम्हें ये पसंद नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये पसंद होना चाहिए। उस पर मैंने कहा था कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है, कोई ARY का कोई जियो का कि आप लड़की को किडनैप कर लें और फिर कहें ज़बरदस्ती अब तुम्हें जो है ना पसंद होना चाहिए। भाई रियलिटी है, रियल लाइफ है। और पसंद तो वैसे भी दिल की बात है ना, दिल की मर्जी है। दिल की चीज़ों पे वैसे ही कोई रीजंस नहीं चाहिए होते, कोई आपको जस्टिफिकेशन नहीं देने की ज़रूरत है कि क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, चलो ऐसे ही पसंद है, बगैर वजह पसंद है। तो जिस वक्त पुलिस के पास फिजिकल रिमांड पे मुतअद्दिद मरतबा रहना पड़ा, तो क्या कोई ब्रेक डाउन पॉइंट नहीं आया जहाँ पे सोचा हो कि चलो लेट्स कॉम्प्रोमाइज़, लेट्स कम आउट ऑफ दिस डिसकम्फर्ट और इस तकलीफ़ और मुसीबत के हालात से बाहर निकलें और वापस जाऊँ अपने घर वालों के पास, फैमिली और बच्चों के पास? अच्छा, ये सब भी मैंने पहले किसी से अभी तक शेयर नहीं किया। मेरा पहला अरेस्ट था लिबर्टी से और मेरा ही पहला रीअरेस्ट था। जब मेरा पहला रीअरेस्ट हुआ ना, सब एक पैनिक क्रिएट हो गया, सब डर गए कि ये तो मतलब नहीं छोड़ने वाले, ये तो फिर रीअरेस्ट भी कर रहे हैं। तो उस पर सब एकदम पीछे हुए, उन्होंने अपनी लॉयर्स को मना किया, लॉयर्स खुद भी एकदम से पैनिक किए कि ये क्या हुआ है और मतलब अभी ज़मानतें रुकवाओ और अभी एकदम चुप हो जाओ, हमें देखने दो हालात क्या हैं, किधर जा रहे हैं, ये वो करके। क्योंकि हमें ये लिटन थाने लेके जाते थे, वो बहुत ही गंदा उसका थाना है, वो नीचे ज़मीन पे सुलाते हैं और बाथरूम इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं। लिटन रोड पुलिस स्टेशन है जो। तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने बुलाया। डॉक्टर यास्मीन मैं कहूँगी कि मेरी अब इस सारा टाइम में जो मेरे साथ सबसे बेहतरीन चीज़ हुई वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। वो मुझे जेल में मिली, मैं उनसे ज़िंदगी में पहली बार मिली थी।
लेकिन उन्होंने इस सारे टाइम में मुझे ऐसे सपोर्ट किया जैसे फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर सकती आपको। उन्होंने जब भी मुझे एडवाइस किया ऐसे किया कि जो आप बेस्ट किसी को एडवाइस कर सकें। ऐसे नहीं किया कि वो लोग कहें कि जी अपने लिए हम बेहतरीन रख लेते हैं, इसको बेवकूफ़ करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा सनम ये यही चाहते हैं कि हम डर जाएं और हम जेल में बैठे रहें, हम अपने केसेस ना लगवाएं, हम अपने मुंह बंद कर लें, हमारा बाहर कोई नाम ना लें। लेकिन अगर मेरी एज होती तो मैं ये ज़रूर कहती, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी ज़मानत ज़रूर करवाना। जितनी बार ये तुम्हें अरेस्ट करेंगे उतनी बार ये एक्सपोज होंगे, उतनी बार सिस्टम के मुंह पे एक थप्पड़ है कि ये किसी औरत को जेल में रखने के लिए इस हद तक जाएंगे। और वो मैं कहती हूँ उनका लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो इतनी बात सच साबित हुई। ये जितने मेरे पे केस करते गए, जितनी बार मुझे अरेस्ट करते गए, उतने जलील होते गए, उतना साबित करते गए कि टारगेट किया हुआ था। खुद साबित किया इन्होंने, हमें खुद साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे केसेस में मुझे अरेस्ट किया, जब ये गुजरांवाला वाले केस में किया, हमें खबर मिली कि जी अरेस्ट किया है, करेंगे ये, तो मैं सोचती थी कि वहाँ तो ट्रायल पूरा हो गया हुआ, वहाँ तो सज़ाएँ होगी हुई हैं, वहाँ हमें अब कैसे अरेस्ट कर लेंगे। हमें ऐसे ऐसे केसेस में अरेस्ट किया, उससे क्या हुआ, खुद एक्सपोज हुए, सबको पता चला कि भी ये किसका टारगेट करके बैठे थे। लेकिन ये मुझे एडवाइस किया डॉक्टर साहिबा, उन्होंने मुझे कहा तुमने नहीं डरना, तुम्हें अगर तुम सो सकती हो ज़मीन पे या फर्श पे, तुम सो सकती हो तो तुमने ये करना है। और मैंने अपने अब्बू को कहा कि आपने मुझे ये नहीं कहना कि ये फिर अरेस्ट कर लेंगे तो मैंने अब ज़मानत नहीं करानी, आपने मेरी ज़मानत करवानी है। कोई करवा रहा है या नहीं करवा रहा, किसी का वकील क्या कह रहा है क्या नहीं, आपने मेरी ज़मानतें करवानी है, करने दें इनको अरेस्ट। अगर वो नहीं हुआ जो हम चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा जो ये चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते तो इनकी भी नहीं होगी, हम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जेलों में मुँह बंद करके नहीं बैठे। तो मैंने फिर ज़मानत पे ज़मानत लगवाई भी और रखवाई भी और हुई भी, क्योंकि हर जज तो व्हाट्सएप पे फैसला नहीं ना करता। हिम्मत वाले बहुत भी हैं अभी। अदालती निज़ाम से कितनी मुतमईन है आपके सारे प्रोसेस में? देखिए हमें हैरानी तब होती थी जब हम एक बार फिर अरेस्ट होकर कोर्ट पेश होते थे तो जज आगे से कहते थे आपको पता तो है अरेस्ट करना है, ज़मानतें क्यों लगवा रहे हैं। क्योंकि उनको खुद भी ये पता होता था कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जिस पे हम ज़मानत रोक सकें, जिस पे ज़मानत ना देनी बनती हो, तो ज़मानत तो देनी पड़ती थी। तो वो कहते थे कि भला आप क्यों करें और केस ही हो जाएंगे। तो हम हैरान होते थे कि भाई आप इनको वार्न करें ना कि इनको शर्म नहीं आ रही है, हमें कैसे केसेस में अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें बजाय ये बताने के भी आप ज़मानतें क्यों करा रहे हैं, इनको शटअप कॉल दें कि ये बाज आएँ। लेकिन फिर देखें जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट के जजेस ने स्टैंड लिया तो फिर ये छोटी अदालतें भी फिर उसी बेस पे करती हैं ना। पहले हमने शुरू में बहुत मुश्किल हालात देखे, मेरी पहली ज़मानत 4.5 महीने के बाद हुई। जो जेल में कत्ल करके आई होती थी 302 में और डकैतियों में, अगवा में, मंशियात में, वो 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में घर होती थी। मेरी पहली ज़मानत 4.5 महीने बाद हुई और हमें इतनी हैरानी हुई, कोई मैं चौथे 5वें केस में गिरफ्तार हुई तो हम लिटन थाने में ही ज़मीन पर बैठे हुए थे, हम 4 औरतें अरेस्ट हुई थी उस वक्त। तो वो जब आई तो जो बैठी हुई थी वो कहने लगी कि आप लोग तो नहीं लग रही क्रिमिनल ना, आप लोग किस केसेस में हैं। हमने कहा कि हम तो पीटीआई में। तो वो कहने लगी इस तरह करके 1 2 3 4 और एक और खातून साथ बैठी थी, कहती है आप 5। तो जो 5वीं साथ बैठी हुई थी ना वाली कहती है नहीं नहीं मैं पीटीआई के केस में नहीं, मैं तो 302 में हूँ। हम इतना हंसे उस टाइम पे, हमने कहा मतलब हम कोई इतने ही खतरनाक केसेस में कि 302 वाली भी पीटीआई वाली नहीं कहलाना चाह रही। वो कह रही है नहीं नहीं भाई मैं 302 में हूँ। तो हमें अंदाज़ा था कि हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं, लेकिन फिर जो चीज़ की नहीं थी वो क्यों मानते। जेल के जितनी भी कस्टडी थी डिफरेंट जेल्स में, उसमें कोई ब्रेक डाउन पॉइंट आया हो और वहाँ पे कभी मोराल जो है वो डाउन हो गया हो और कोई ना कोई फैसला किया हो साइकोलॉजिकली मेंटली, कभी ना कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा ब्रेक डाउन पॉइंट आता है जहाँ पे इंसान कहता है कि मेरी बस हो गई है, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड एंड फर्दर। क्या कोई ऐसा लम्हा आया था? देखिए मैं ना, एक नेचर होती है बंदे की ना, मैं बाय नेचर ही मैं काफ़ी ढीठ हूँ और मैं बहुत मतलब मैं हूँ ऐसी कि मैं ज़िद्दी हूँ बहुत। मुझे कभी ये क्लेम रहा भी नहीं, मुझे करने का शौक़ भी नहीं कि मैं कहूँगी जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ही मैं नहीं हूँ। तो मुझे इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी कि आप कैसे बताएं हमें कि जी हमारी मर्ज़ी का काम नहीं किया तो तुम्हें जेल डालेंगे। मतलब फिर ठीक है, फिर रखो, फिर हम भी फिर रहते हैं। मेरे से तो बहुत लोगों को ये एतराज़ था कि ये जेल में ऐसे रहती है जैसे जेल में रहती ही नहीं है। क्योंकि क्यों पता है आपको कि भाई हमें मसला हो रहा है, आप हमें मसले नहीं होते थे, मेरे बच्चे नहीं हैं मेरे। आप सोचिए जब हमारी कोई स्पेशल मीटिंग होती थी तो हमारे वैसे ही हो जाता था कि अल्लाह खैर करे, स्पेशल मीटिंग के लिए क्यों घर वाले आ गए हैं। एक दफ़ा क्योंकि वीक में मीटिंग हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती, तो जब कोई स्पेशल मीटिंग होती थी तो वैसे ही थोड़ा अलर्ट हो जाते थे कि अल्लाह खैर करे घर में क्या हो गया है, और कुछ पता करने के लिए कोई इतना इंस्टेंट हमारे पास थे भी नहीं सोर्सेज के पता कर सकें। बाकी औरतों को पीसीओ की सहूलत मैसर थी, हमें नहीं थी। तो मैं मिलने गई तो मेरा मोहम्मद आया हुआ था,
बीमार था तो अम्मा कहने लगी कि ये ना जिद कर रहा था, आज रो रहा था कि मैंने मामा के पास मेरी लेके जाओ। 10 साल का मेरा बच्चा, और मुझे उसने कहा कि आप लिख के क्यों नहीं देते, मैं थक गया हूँ, मैंने अपने घर जाना है, मैंने अपने बाबा के साथ रहना है, मैंने अपनी बहन के साथ रहना है, मैं थक गया हूँ। तो मैंने इतनी हैरान हो के अम्मा को देखा कि इसके सामने ये बातें कौन करता है, कि इसको क्या पता है कि अम्मा ने लिख के देना है तो मैंने बाहर आ जाना है। तो मैंने उसको कहा आपको पता है मैंने आपका नाम मोहम्मद क्यों रखा था? तो उसने मुझे देखा, इस तरह मैंने कहा कि इसलिए मैंने आपका नाम मोहम्मद रखा था कि आप हमेशा सच बोलो और आप बहादुर हो। बेटा आपका तो मैंने नाम इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम रखा है, आप ऐसे बातें कर रहे हो मम्मा की, आप लूजर जैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया नहीं बेटा, मैं क्यों लिख के देखे। उस दिन के बाद मेरे बेटे ने मुझे दोबारा कभी नहीं कहा कि आप, मैं उसका इंटरव्यू देख के बल्कि इतना हंसी कि बड़े मज़े से बैठ के कह रहा था अब हमें पता है हमने इस तरह मिलना है मम्मा से जेल में, वो ऐसे वो बार्स में से वो ऐसे करके नेट में से अपनी फिंगर्स निकालेंगी, हम वहीं पे किस करेंगे, वो भी हमें इस तरह किस करेंगी, और अगर कोर्ट में मुलाकात होगी तो हम हक भी कर लेंगे, अब हमें पता है हमने ऐसे करना है, वो नहीं मानेंगी। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बेटी मुझे मिलने आई, उसकी 13th बर्थडे थी आने वाली, वो मुझे हर बार कहती होती थी मामा जब मैं टीनेजर हो जाऊँगी ना, मैंने ऐसे बर्थडे करनी है, मैंने इतनी फ्रेंड्स को बुलाना है, मैंने यहाँ सेलिब्रेट करनी है, ये करनी है। तो वो आई तो मैंने उसको कहा कि जुनी अब मेरी बेटी की 13th बर्थडे आने वाली है, अम्मा ना मुझे बहुत हो रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ नहीं हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे फील करने की। खान साहब इज़ 70 years old, वो जेल में हैं, अगर वो जेल में रह सकती हैं तो आप भी जेल में रह सकते हैं, आप वो अगर हमारे लिए जेल में हैं तो आप भी उनके लिए जेल में रह सकते हैं। मैंने कहा ओके। तो मेरे तो घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, वो बिल्कुल इसके लिए नहीं कहते थे कि आप इस तरह अपनी पार्टी को इस मुश्किल वक्त में या अपने लीडर को इस मुश्किल वक्त में छोड़ें। मेरे बच्चे नहीं मानते थे, वो कहते थे कोई ज़रूरत नहीं डरने की। मतलब एक दफ़ा शायद उनको कहा होगा, मेरा बेटा ज़रा अतीक से बहुत अटैच्ड है ना, ये जब ये अरेस्ट हुआ ना वो उस पर वो बहुत परेशान हुआ। माँ की तो उसको फिक्र कोई नहीं है, मगर अब्बे का उसको बहुत दुख था, उसको अपने बाप की बहुत दुख था कि जी मेरा अब्बा अरेस्ट हो गया और इसकी वजह से हुआ है। लेकिन फिर वो बच्चे हैं ऑब्वियसली थोड़ा होते थे, लेकिन वो ठीक हो जाते थे। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि जो चीज़ तुमने की भी नहीं है वो मान जाओ। मेरे घर से कभी ऐसा मैसेज नहीं आया कि तुमने मुँह बंद करके बैठना है, तुमने चुप बैठना है, तुमने बोलना नहीं, तुमने ये नहीं कहना। मैं जेल से मुसलसल लेटर लिखती रही हूँ, मुसलसल जेल से भी मैं बाज नहीं थी बोलने से, मैं लेटर्स लिखती रही थी। और मैं कहती थी कि मतलब लगा देना हिम्मत करके, तो वो जो लेटर अब्बा को देती थी कि ये दे देना अतीक को भी और फ्रेंड्स को भी कि ये लगा दें और हिम्मत करें, लगा दें लेटर, कुछ नहीं होता। फिर डॉक्टर साहब जो लेटर उन्होंने लिखवाना होता था उनकी, क्योंकि उर्दू इतनी कोई अच्छी नहीं है, खैर मेरी भी नहीं है, लेकिन वो मुझे कह देती थी सनम मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे लेटर लिख के देती जाओ, और खुद बीच में बताती भी जाना क्या क्या थोड़ा साथ ना। तो हम उनको भी लेटर लिख के देते थे। तो मैं या आलिया या डॉक्टर साहबा हम तो कभी नहीं डरे, आलिया भी मुसलसल लेटर लिखती रही है।